विश्व विक्षिप्त होने से पहले सोम एक शांत पिकार्डी नदी थी जो एक बड़ी और वक्र घाटी के माध्यम से हल्के से बहती थी उत्तरी अंग्रेजी चैनल की ओर। यह एक सादे सौंदर्य देश को सिंचता था। फिर महामारी आई, एडीडी ग्रिस्टवुड। 1916 में खुदाई की गई खाइयों से फ्रांस को उत्तर से दक्षिण तक विभाजित किया गया था, जो दो विरोधी सैन्य बलों को अलग करती थीं, जिन्होंने विज्ञान कथा की चीजें जैसे अस्त्र उत्पन्न किए थे। दोनों पक्ष अपने हथियारों पर इतना विश्वास कर रहे थे कि उन्होंने लड़ाई को एक संक्षेप और तीव्र मामला होने की आशा की। दोनों ने जीत की उम्मीद की, परंतु अंततः यह केवल एक रक्त रंजित बेमतलब गतिरोध था। ब्रिटेन ने अपनी बेल्जियम संधि की आदर्शना के लिए युद्ध किया, जिसे जर्मन कैसर विल्हेल्म सम्माई ने उपेक्षित किया जब उन्होंने छोटे तटस्थ देश पर आक्रमण किया, मुख्य फ्रांसीसी रेखा को छोड़ने का प्रयास करते हुए। उस समय ब्रिटिश साम्राज्य की शक्ति मुख्यतः उसकी नौसेना में थी। महाद्वीप के दूरस्थ साम्राज्यिक हिस्सों में आदिवासी विद्रोह को रोकने में पेशेवर सैनिकों को आधुनिक युद्ध की वास्तविकताओं को समझने में कठिनाई आई। इसके परिणाम स्वरूप एक रक्त रंजित युद्ध हो गया। ब्रिटिश सेना के इतिहास का पहला दिन, सोम युद्ध का पहला दिन। विश्व युद्धों में आपका स्वागत है। आपके देश को आपकी जरूरत है। इस प्रकार लॉर्ड होरेशियो किचनर के कैरिकेचर ने युवा स्वस्थ पुरुषों के समूहों में जहां कहीं भी इकट्ठा होने पर घोषणा करने वाले अनगिनत पोस्टरों को दुकानों, डाकघरों, रेलवे स्टेशनों पर सजाया। महायुद्ध ने ग्रेट ब्रिटेन की जनसंख्या पर ऐसा प्रभाव डाला जिसे युद्ध भूमि के लोगों ने अनुभव नहीं किया था। यह वह युद्ध था जिसने अपने प्रकोप दिखाया। राजा जॉर्ज वी की सेवा में योगदान देने की इच्छा और उनके शासन करने वाले देश के प्रति प्रेम के कारण किचनर के 1 लाख स्वयंसेवकों की मांग पर अधिक उत्साही युवकों ने प्रतिस्पर्धा की, जो ब्रिटिश फसल की क्रीम थे। बहुत सारे लोगों ने वादे पर हस्ताक्षर किए कि वे नई रेजिमेंटों में सेवा करेंगे जो बनाई जा रही थीं और जिनके सदस्य उन्हीं शहरों से थे जिसने ब्रिटिश सेना का नया युग शुरू किया। ब्रिटिश सेना ने पहले ही पाल्स बटालियन नामक विशेष पहचान बनाई थी, जिसने तत्काल सहयोग दिया। 1914 में महाद्वीप पर युद्ध ने ब्रिटेन की सैन्य स्थिति में क्रांतिकारी परिवर्तन किया। एक द्वीप राष्ट्र और सबसे शक्तिशाली नौसेना के मालिक के रूप में विक्टोरियन युग के अंत में ब्रिटेन ने यूरोपीय संघर्षों पर अक्सर अपनी नीति के तहत पड़ोसियों को लड़ने दिया, जबकि उनकी शक्तिशाली रॉयल नौसेना ने सुनिश्चित किया कि ऐसी लड़ाई कभी अंग्रेजी चैनल को पार नहीं करती। अब जब ब्रिटेन को महाद्वीप में अभूतपूर्व भूमि युद्ध में सामना करना पड़ रहा था, तो उसे अपने संगठन को सुधारना पड़ रहा था। 5 लाख स्वयंसेवकों की उत्साह भरी शुरुआत अच्छी थी, लेकिन स्थापित ब्रिटिश सेना सहायता नेटवर्क उन्हें तत्परता से कपड़े पहनाने, हथियार देने और प्रशिक्षण देने में सक्षम नहीं थी। इन नई रेजिमेंटों में से कई ने अपने सिविल वस्त्रों में ड्रिल रूटीन सीखते हुए चलने की छड़ी से राइफल के स्थान बनाया। कुछ इकाइयों ने फ्रांस तैनात होने से 1-2 सप्ताह पहले तक असली राइफल नहीं देखी। नई ब्रिटिश सेना ने महाद्वीप की तरफ जाते हुए जय जयकार करने वाली भीड़ को पीछे छोड़ दिया, जिन्हें उन्होंने वादा किया था कि सब क्रिसमस तक समाप्त हो जाएगा। 1914 का क्रिसमस आ गया, पर समापन अभी दूर था। 1915 का क्रिसमस भी उत्तरोत्तर शांति की कमी में आया। हजारों परिवारों के लिए अपने पुत्रों के विवरण के साथ उन्हें एक टेलीग्राम मिला जिसमें बताया गया था कि उनका बेटा युद्ध में मारा गया। 1915 के अंत तक स्वयंसेवकों की संख्या घटी, जबकि उन लोगों की बदनामी बढ़ी जो युद्ध के लिए योग्य थे लेकिन अभी तक शामिल नहीं हुए थे। इसने ब्रिटिश सरकार को 1916 में संविधान लागू करने पर मजबूर किया। जर्मन महान सामान्य कर्मचारी हाइन के प्रमुख ने फ्रांस को 2 भागों में काटने वाली खाई के विभाजन से ब्रिटिश निर्माण को देखा। 1916 की शुरुआत में केंद्रीय शक्ति की रणनीतिक चित्र का विश्लेषण कर
उन्होंने यह तर्क किया कि अब ब्रिटेन जर्मनी का प्रमुख दुश्मन है और महाराजा की महाद्वीप एवं उसकी महत्वाकांक्षाओं के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। बढ़ती हुई अस्थिर रूस के खिलाफ पूर्व में युद्ध अभी भी उनके पक्ष में जा रहा था, जबकि दक्षिणी मोर्चे पर मुख्य रूप से ऑस्ट्रो हंगेरियन सैनिकों के खिलाफ इटालवी प्रयास अटक गए थे। उन्हें लगा कि फ्रांस खूनरंज को लंबे समय तक नहीं बरकरार रख सकता, लेकिन ब्रिटेन के पास अभी भी शक्तिशाली नौसेना, सेना का निर्माण, साम्राज्य से सैनिक और औद्योगिक पैमाने पर युद्ध सामग्री उत्पादन क्षमता थी, समुद्री मार्ग से कच्चे माल की आयात के कारण। इसलिए उन्होंने काइजर विल्हेल्म साई से सुझाव दिया कि 1916 में विजय प्राप्त करने के लिए पहला कदम यह होगा कि साम्राज्यवादी जर्मन नौसेना एक असीमित यू बोट युद्ध की नीति शुरू करे, जितने संभव हो सके ब्रिटेन की ओर जा रहे जहाजों को नष्ट करे, ताकि युद्ध के लिए सामग्री ब्रिटेन की फैक्ट्रियों तक न पहुंच सके और संभवतः खाद्य शिपमेंट को डुबोकर ब्रिटिश जनसंख्या को आत्मसमर्पण के लिए भूखा भी कर दे। उसके बाद उन्होंने एंग्लो फ्रेंच हमलों की अपेक्षा पहले एक जल्दी जर्मन हमला प्रस्तावित किया, जिसका लक्ष्य वह था जिसे वे जानते थे कि फ्रेंच को मजबूरी में सब कुछ खोना होगा। हमला फ्रेंच सैनिकों को अधिकतम आकर्षित करने के रूप में कार्य करेगा। जर्मन सेनाओं द्वारा स्थापित एक तोपखाना मरने के क्षेत्र में, जहां वे भूलने में पीट सकते थे। फ्रेंच सेना के खून बहाने पर उनकी रेखा टूटने लगेगी, जिससे वास्तविक तोड़फोड़ की अनुमति मिलेगी, या उत्तम स्थिति में फ्रेंच को वार्ता करने के लिए मजबूर किया जाएगा। दोनों ही पक्षों पर जर्मन फिर ब्रिटिश सेना पर ध्यान केंद्रित कर सकते थे, जिसकी आपूर्ति और फ्रेंच समर्थन कम हो रहे थे और जो कागज पर पश्चिमी मोर्चे पर जर्मनों की तुलना में अधिक थी। फाल्केनहायन ने ऐतिहासिक महत्व वाले वर्दन किले पर हमले का निर्णय किया, जिसका फ्रेंच के लिए विशेष महत्व था। काइजर की आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद उन्होंने 21 फरवरी 1916 को हमला किया। युद्ध के लगभग आवेगी महत्व को और बढ़ाते हुए हमला जर्मन 5वीं सेना द्वारा अगुवाई किया गया था, जिसकी कमान क्राउन प्रिंस विल्हेल्म काइजर के अपने बेटे ने संभाली थी। फाल्केनहायन की पूर्वानुमान के अनुसार फ्रेंच ने खुद को युद्ध के लिए समर्पित कर दिया। युद्ध जर्मन सेना को खून के बदले में 1 इंच भी मिट्टी हस्तांतरित करने से इनकार करते हुए। फाल्केनहायन के वर्दन के चारों ओर अपनी फील्ड गन्स की व्यवस्था का मतलब वे उत्तम तरीके से योजनाबद्ध और क्रूर थे। सप्ताहों तक फ्रांसीसी सेना की मृत्यु संख्याएं बढ़ीं, लेकिन जब युद्ध में कोई रुकावट नहीं आई, सभी को यह समझ में आ गया कि इसे अनंत काल तक नहीं चलाया जा सकता। इस प्रकार ब्रिटिश पर दबाव विकसित हुआ कि वे जर्मन लाइन के खिलाफ अपना हमला शुरू करें, फ्रांस के बोझ को कम करने के लिए। जैसा कि फाल्केनहायन ने सोचा था, जर्मनों का वर्दन पर हमला गर्मियों में योजनाओं के बड़े धक्के को बाधित कर दिया था। हाल ही में ब्रिटिश एक्सपीडिशनरी फोर्स के कमांडर जनरल डगलस हैग ने अगस्त में अपने हमले की शुरुआत की अनुमान लगाया, जब तक ब्रिटेन के अधिकांश लोगों ने अपने सैनिकों की तैयारी पूरी कर दी होती। वे बीईएफ की ताकत को बढ़ाने के लिए भेजे गए थे। यह बड़ा धक्का बेल्जियम के यप्रेस से शुरू होगा और फ्रांस के साथ मिलकर, जो अपनी मातृभूमि पर लड़ रहे हैं, अधिकांश बोझ उठाएंगे। फ्रांसीसी जनरल फिलिप पेटैन अपनी सेना का अधिकांश हिस्सा रोककर चारों ओर कत्ल जारी रखने पर मजबूर थे और उन्होंने अपने ब्रिटिश सहयोगियों की आलोचना की, क्योंकि उन्हें लगा वे सिर्फ बैठे हुए हैं जबकि उनके लोग मर रहे थे। योजना। इसलिए योजना बदलकर ब्रिटिश और फ्रांसीसी ने पिकार्डी के सोम इलाके में हमला शुरू किया, जहां दोनों सेनाओं की मिलान रेखा थी। इलाका स्वयं कुछ सामरिक महत्व रखता था और इसलिए पिछले महीनों में यह काफी शांत रहा था। इसने जर्मनों को अधिक जटिल रक्षा निर्माण करने का अवसर दिया, जितने कम सैनिक हो सकें, ताकि वे अपनी कोशिशों को वर्दन पर केंद्रित कर सकें। हेग आत्मविश्वासी थे कि उनकी योजनाबद्ध तोपखाना हमला सफल होगा और युद्ध समाप्त होगा। जर्मन हमला तब तक इन्हें तबाह करेगा जब तक उनकी सेना नजदीक नहीं पहुंचती। वर्दन के दबाव को कम करने के लिए हमला जुलाई की शुरुआत में आगे बढ़ाया गया। इसे अब केवल 11 फ्रेंच डिवीजनों के साथ होना होगा, जो मूल रूप से योजनाबद्ध से कहीं कम था। इसका मतलब है कि पहली बार बीईएफ मुख्य खिलाड़ी होने जा रहा था। हेग की योजना में लेफ्टिनेंट जनरल एडमंड एलनबी के नेतृत्व वाली ब्रिटिश 3री और 4थी सेना का उल्लेख था, जो 4 महीने पहले वर्दन के फ्रेंच आक्रमण से बनी थी।
जर्मन सामने की खाइयों को हमला करके और जर्मन सामने की खाइयों को कब्जा करके खोला जाएगा। फिर दूसरी लाइन की खाइयों की ओर और आगे बढ़ते हुए दक्षिण में सोम नदी पर ब्रिटिश का समर्थन करने वाली फ्रांस की छठी सेना हमला करेगी। हेग ने कल्पना की थी कि उन्होंने जर्मन लाइनों को गोलाबारी से तोड़ा, जिसके बाद ब्रिटिश और फ्रांस पुनः संगठित होकर हमला कर सकते थे। हेग उम्मीद करते थे कि यदि सब ठीक रहा तो इस बार युद्ध अंततः क्रिसमस तक समाप्त हो जाएगा। हालांकि रॉलिंसन की चौथी सेना मुख्य युद्ध भाग लेगी। उनका युद्ध के प्रति दृष्टिकोण अलग था। युद्ध के अनुभव से उन्हें लगा भेदन अवास्तविक है और वे इसके बजाय सतर्क लेकिन धीमे काट और पकड़ तकनीक का अनुसरण करना चाहते थे। उनके लोग एक विशेष जर्मन स्थिति पर हमला करके उसे कब्जा करेंगे और अपरिहार्य प्रतिस्पर्धा के खिलाफ बनाए रखेंगे, जबकि तोपखाना सामने के खंडहरों को कमजोर करेगा। अगला उद्देश्य, जहां यह रणनीति दोहराई गई, जर्मन लाइनों को धीरे धीरे कम कर रहा था। रॉलिंसन जानते थे कि बिना किसी वास्तविक सोम लक्ष्य के हमले का मुख्य उद्देश्य जर्मनों को मारना था, जो उनके दृष्टिकोण से अपने सैनिकों के लिए न्यूनतम जोखिम के साथ संभव था। इन मौलिक मतभेदों को देखते हुए चौथी सेना के व्यवहार को समझना कठिन है, इसलिए यह समस्या जून 1816 के अंत तक पूरी तरह हल नहीं हुई। हेग ने रॉलिंसन को अपनी बाइट एंड होल्ड तकनीक स्वयं संभालने की अनुमति दी, लेकिन उन्होंने अपने ब्रेक थ्रू पर दृढ़ता बनाए रखी, जिससे रॉलिंसन को इसे आत्मा में अवश्य ही पालन करना पड़ा। यह समझने योग्य है कि योजना बनाने से कोर कमांडरों में विरोधाभास और भ्रम होते थे। रॉलिंसन ने स्थिति और खराब की। उन्होंने माना कि उनके द्वारा मैदान में लाई गई कुछ नई सेना की इकाइयां शामिल थीं। हजारों अनुभवहीन युवक जो मूल प्रशिक्षण से बाहर निकले और जटिल युद्ध योजना से निपटने में असमर्थ। इसलिए उन्होंने निर्णय लिया कि सैन्य पैदल सेना को जहां संभव हो शत्रु की ओर स्थिर लहरों में चलने की बजाय एक चार्जिंग हमले के, ताकि आगे बढ़ने की समन्वयन बना सके। इस बात से उनकी मशीन गन की गोली के प्रति संवेदनशीलता को लेकर स्वाभाविक चिंताएं हुईं, लेकिन रॉलिंसन ने इन्हें नकार दिया, क्योंकि हैग ने आश्वस्त किया था कि 1537 जर्मन तोपों पर एक सप्ताह पहले ही बड़े धमाके के साथ जर्मन ओर से कोई चूहा जीवित नहीं रहेगा। सोम क्षेत्र को मुख्यतः फ्रांसीसी सेना ने कब्जा किया था, जब तक ब्रिटिश एक्सपेडिशनरी फोर्स ने इसे संभाला नहीं। ब्रिटिश कमांडरों ने अपने नए युद्ध क्षेत्र की जांच करते हुए पाया कि दोनों पक्षों द्वारा पहले अनुभव की गई रक्तपात को देखते हुए यह लगता था कि फ्रांसीसी और सीमा पर स्थित जर्मन सैनिकों ने जीने दो और जीने दो नीति अपनाई। कार्रवाई टकराव में सैनिकों की नुकसान से बचने के लिए जहां हो सके टाली गई है, ताकि वे अपनी अगली बड़ी लड़ाई के लिए जितना संभव हो संरक्षित रहें। यद्यपि यह ब्रिटिश नीति के विपरीत था कि दुश्मन को हर संभव अवसर पर परेशान करने की मांग की जाती थी, चाहे व्यावहारिक या मनोवैज्ञानिक शर्तों के लिए हो, जर्मन सेना की प्रति स्वाभाविक आक्रामकता और घृणा को बढ़ाते हुए। यह आसान नहीं था। जर्मन उम्मीद कर रहे थे कि वे अपनी सेना के साथ समान गतिविधि को कम करें। 1916 की गर्मी से पहले ब्रिटिश के आगमन से सोmme में जर्मन स्थितियों पर गोलाबारी में बढ़ोतरी हुई, जब मोर्चे की खाइयों में मनुष्यों के प्लाटून में प्रमुख शॉट्स को खुद को झांत कराने वाले जर्मन को गोली मारने की अनुमति दी गई थी। स्वाभाविक रूप से इसने जर्मनों को आपसी प्रतिक्रिया करने का अवसर दिया, जिससे दोनों पक्षों के स्नाइपरों में घातक नर्वस की लड़ाइयों की ओर बढ़ा, जो दूसरे पर कोण प्राप्त करने की कोशिश कर रहे थे। अंधकार ने थोड़ी सी राहत दी। अंधेरे में देखने का प्रभावी तरीका नहीं होने पर खाइयों से बाहर निकलने का एकमात्र तरीका स्टार शेल्स को धरती पर गिरते हुए संक्षिप्त रूप से प्रकाशित करना था। रेडिंग टीमों को दुश्मन की खाइयों को परेशान करने और क्षेत्र की पहचान के लिए भेजा जाता था, जिससे वे हमले की स्थिति का अनुमान लगा सकते थे। इसने उन्हें मरम्मत करने का अवसर दिया, उनकी अपनी रक्षा। हमले की तैयारी के लिए हेग की इच्छा को पूरा करने के लिए क्षेत्र में अतिरिक्त मैदानी तोपें लाई गईं, जिसमें उनकी सूची के ऊपर जाने से पहले जर्मनों की पहली खंडहर लाइन को दबाने की इच्छा थी, जिसमें 400 भारी तोपें फ्रेंच तोपखाने के साथ काम कर रही थीं। इसका मतलब था कि आने वाला युद्ध इतिहास की सबसे तीव्र बमबारी से खुलने वाला था। हालांकि
उनसे अकेले काम करने की उम्मीद नहीं की जाएगी। दोनों सेनाओं के बीच युद्ध संघर्ष चल रहा था, जो जर्मन सैनिकों के लिए निर्णायक था। जर्मन स्थितियां ब्रिटिश से उच्च स्थान पर थीं, इसलिए उन्होंने नीचे सुरंग बनाने का निर्णय लिया, जहां माइन रखे और विस्फोटित किए जा सकते थे। ब्रिटिश टीमों ने जर्मन स्थितियों तक 19 सुरंगें खोदीं, जिनके कामकाज में ब्रिटेन के कोयला खनन समुदायों से आने वाले व्यापक अनुभवी पुरुष शामिल थे। 24 जून 1916 को, जबकि सुरंग खोदने वाली इकाइयां भूमिगत रूप से काम कर रही थीं, पूर्व संघर्ष शुरू हुआ। आने वाले सप्ताह में ब्रिटिश तोपें जर्मन स्थितियों पर चौंका देने वाले 1.7 मिलियन गोले चलाएंगी। बाराज की भयानक ध्वनि सुनते हुए, जो किसी की भूमि को पार कर रही थी, बहुत सारे ब्रिटिश सैनिक, खासकर वे जो पिछले 2 साल में भयानक युद्धों में लड़े थे और सामान्यतया पाल्स बटालियन से अधिक निराशावादी थे, उन्होंने मानना शुरू कर दिया कि कुछ भी संभव नहीं है। ब्रिटिश तोपें 1.7 मिलियन गोले चलाएंगी, भले ही वे हमलों को झेलने में सक्षम हो। आत्मविश्वास और मनोबल उड़ गए। ईस्ट सरी रेजिमेंट के सैनिकों को चौंकाने वाली बात हुई जब उनके अधिकारी कैप्टन विल्फ्रेड नेविल ने एक जोड़ी चमड़े की फुटबॉल निकाली, जिन्हें उन्होंने जर्मन खड़ों में लात मारने की योजना बनाई थी। किसी आदमी की भूमि के दूसरी ओर गोलों के बीच छिपे जर्मन सैनिक अपने आश्रय में थे। आक्रमणकारी होते हुए भी जर्मन खड़ों ने ब्रिटिश या फ्रेंच सैनिकों की तुलना में अधिक सुरक्षा दी। जर्मन सैनिकों के पास कम संसाधन थे। सोम की कुछ खड़ों में 10 मीटर गहरी खड़े बनाए गए थे, ताकि सैनिकों की सुरक्षा तोपखाने की आग से हो सके। यह असमानता की वजह थी कि ब्रिटिश कमांडर्स ने लाइन को बनाए रखने और गतिरोध को बनाए रखने पर ज्यादा ध्यान दिया। फिर भी उनके चारों ओर धरती को उड़ाते सुनने और महसूस करने का मानसिक तनाव कई जर्मन सैनिकों के तंत्रिकाओं पर भारी संकट उत्पन्न करता था। जर्मन सैनिकों के शरीर की तीव्र गोलीबारी ब्रिटिश सैनिकों के लिए एक बड़ा झटका था, और उन्होंने जर्मनों को सूचित कर दिया कि ब्रिटिश और फ्रांसीसी हमले के लिए तैयार हैं, ताकि वे अपनी तैयारियां कर सकें। 2016 में प्रसारित BBC डॉक्यूमेंट्री के अनुसंधान के अनुसार, जर्मनों को जुलाई की शुरुआती सप्ताहों में 2 नाराज ब्रिटिश सैनिकों के पकड़े जाने से पहले ही चेतावनी मिल चुकी थी। हालांकि यह निश्चित नहीं कि उन्होंने कितनी जानकारी दी होती। जर्मनों ने सफलतापूर्वक ब्रिटिश इकाइयों के वायरलेस और टेलीफोन कॉल्स को इंटरसेप्ट किया, जिससे नजदीकी हमले की महत्वपूर्ण जानकारी मिली। 1 जुलाई के नजदीक आते ही ब्रिटिश सैनिकों को अभी भी रात्रि रिकॉन्सांस मिशन पर कोई मनुष्य की भूमि में भेजा जा रहा था। वहां उन्होंने देखा कि जर्मन रक्षा, खासकर बारबेड वायर के मीलों का तोड़ना, जिसे उम्मीद की जा रही थी, तीव्र बमबारी के बावजूद नहीं हो रहा था। यह स्वाभाविक रूप से जर्मन सैनिकों के हमले की प्रतिक्रिया थी। इससे लाइन का संचालन करने वाले सैनिकों, जिनमें कैप्टन नेविल भी शामिल थे, को कुछ परेशानी हुई। नेविल ने व्यक्तिगत रिकॉन्सांस मिशन चलाया, जिससे अनुमान लगाया गया कि उनका फुटबॉल विचार अपने सैनिकों का तनाव कम करने का प्रयास था। कई कारक बमबारी की प्रभावशीलता को कम करने का षड्यंत्र रच रहे थे। सबसे पहले, तोपें निश्चित क्षेत्र को पतली तरह से फैलकर प्रभावित करने में सफल रहीं, जिससे जर्मन लाइनों का कुछ हिस्सा अक्षत बचा। ब्रिटिश ने गोलों का उपयोग बड़े क्षेत्रों में श्रैपनेल फैलाने के लिए किया, जो खुले में सैनिक गठन को मारने के लिए उपयुक्त था। लेकिन बारबर्ड वायर लाइनों, सुरक्षित स्थलों या गहरे आश्रय स्थलों को नष्ट करने में, जहां जर्मन सैनिक हमले से बचने के लिए शरण लेते थे, यह कमजोर साबित हुआ। कई सैन्य इतिहासकार कहते हैं कि यदि उच्च विस्फोटक गोले चलाने पर ध्यान केंद्रित किया होता, तो उनकी प्रभावशीलता वृद्धि होती और सोम युद्ध का पहला दिन सफल होता। हालांकि जर्मनों का युद्ध के प्रति प्रतिक्रिया बहुत अलग हो सकती थी। अंत में, और शायद सबसे गंभीर रूप से, ब्रिटिश गोलों की भयानक विफलता दर थी। उनके हमले के आगे के सप्ताह में चलाए गए गोलों के लगभग 30% का विस्फोट प्रभाव पर नहीं हो पाया, जिससे वे किसी के भी जमीन में कीचड़ में दफन हो गए। उनके युद्ध सिर अभी भी सशस्त्र थे। फिर भी इन रिपोर्टों के बावजूद हेग और उनके सीनियर अधिकारी अभी भी बमबारी से परिणाम मिलेंगे, ऐसा मानते थे। 30 जून को सूर्यास्त से पहले ब्रिटिश और फ्रेंच सैनिकों को, जो सामने की लाइनों के पीछे बिलेट किए गए थे, को जमा होने के लिए
और फिर अपने साथियों की ओर मार्च करने के लिए कहा गया, जो सामने की खाइयों को संभाल रहे थे। बाद की लहरों में निर्धारित लोग सड़क के किनारे लाइन बना रहे थे, बैरैक्स के रूप में काम कर रहे घरों और बारनों से बाहर झूल रहे थे, प्रोत्साहित हो रहे थे, और कुछ लोग उनके साथ जा रहे हों ऐसी चाहत व्यक्त कर रहे थे। जनरल नेविल ने ईस्ट सर्री की फुटबॉल को साथ लेकर वादा किया कि वह हमले के शुरू होने पर तुरंत जर्मन लाइन पर बॉल मारेगा। जब वे खड्डों की ओर जा रहे थे, कुछ ने देखा कि जर्मन निगरानी गुब्बारे उनकी लाइनों के पीछे हैं। उन्हें समझ में आ गया कि अगर वे उन्हें देख सकते हैं तो जर्मन भी बढ़ते ब्रिटिश सैनिकों को देख सकते हैं, यानी हमला निकटस्थ है। जर्मन तोपखाना अगले दिन गुब्बारों से संबंधित हो न हो कार्रवाई में था। उल्स्टर रेजिमेंट की संख्या 11 प्लाटून पर एक घातक हिट ने 42 सैनिकों की हत्या की या घायल किया। सिर्फ 6 उत्तरजीवियों को छोड़कर में से एक को अनुभव से इतना शौक हुआ माना गया कि उसे उसी शाम निकाला जाना पड़ा। 14 ब्रिटिश और 6 फ्रेंच डिवीजनों ने एक बेहद चिंताजनक रात के बाद अगले दिन सुबह सुहावने आकाश के नीचे जल्दी नाश्ता किया, उम्मीद करते हुए कि भोजन शायद तनाव को शांत कर सके। कुछ लोगों के लिए उनके शरीर में अधिक एड्रेनालिन के कारण उन्हें उल्टी हुई। अधिकारियों ने समय समय पर अपनी घड़ियों की जांच की जब मिनट 730 घंटों की ओर गिनती कर रहे थे, जिस समय हमला शुरू होगा। भूमिगत खदानों के विस्फोट के बाद कुछ इकाइयों ने पहले ही संकीर्ण खदान खोदे थे ताकि हमले के समय दुश्मन की आग का समय सीमित रख सकें। अब वे सैनिकों से भरे जा रहे थे जिनकी योजना थी जर्मन बलों पर हमला करने की, एक बार तोपखाना रुकने तक। खदानों को बस कुछ ही मिनटों में विस्फोट होने का समय दिया गया था ताकि ब्रिटिश सैनिक उस विस्फोट में न फंसें। हालांकि हॉथॉर्न रेडॉप्ट की खदान को 10 मिनट पहले ही विस्फोटित कर दिया गया था। यह ब्रिटिश वीआई कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हंटर वेस्टन के आदेश पर था, जिन्होंने उत्पन्न क्रेटर को अपने लोगों द्वारा कब्जे का लक्ष्य बनाना चाहा। 720 पर खदान विस्फोटित होने पर जर्मन के प्रतिक्रियात्मक हमलों से सुरक्षा प्रदान करते हुए 1 जुलाई को सुबह 720 बजे यह इतिहास का सबसे बड़ा मानव निर्मित विस्फोटन था, जिसने अधिक मात्रा में मिट्टी और चट्टानों को हवा में उड़ा दिया। ध्वनि इतनी तेज थी कि इसे लंदन के पास चैनल के पार सुना गया था। हालांकि जर्मनों ने अपनी लाइनों पर विस्फोटन का दृश्य देखकर समझ लिया कि हमला शुरू होने वाला है, और जर्मन अधिकारी और एनसीओज ने अपने लोगों को सुरक्षात्मक खदानों से बाहर जाने का आदेश दिया। बाद में अन्य खदानों को विस्फोटित कर दिया गया और 730 घंटे पर ब्रिटिश लाइनों पर सीटियां बजने शुरू हुईं। हमले की शुरुआत संकेत करती। कुछ इकाइयां पहले ही खाइयों को छोड़ चुकी थीं, उम्मीद करते हुए कि तोपखाने की बारात की अंतिम मिनटों में वे जर्मन लाइन तक पहुंच जाएंगे और हमला करेंगे जर्मनों को संगठित होने से पहले। फिर तोपखाना ने जर्मन की द्वितीयक लाइन पर स्विच कर दिया। अगले क्या हुआ याद करते हुए 2 वैन बटालियन के लेफ्टिनेंट ऑल्फ्रेड बंडी मिडिलसेक्स रेजिमेंट के 8वें डिवीजन ने कहा, भयानक चिंता की अनिश्चित अवधि के बाद शीर्ष पर गए। हमारी तोपखाना की तीव्रता बढ़ने लगी थी और जर्मन गन्स ने किसी आदमी की भूमि पर खुला। शोर बहरा करने वाला, धुआं घोंटने वाला और विस्फोटक गोलियों और धूल के बादलों के कारण दृश्यता सीमित थी। यह एक वास्तविक नरक था। मैं अपेक्षा कर रहा था कि मेरी प्लाटून बिना ज्यादा क्षति के अच्छी तरह से अग्रसर होती रहे, और यह बॉश लाइन के आधे रास्ते तक पहुंच गई थी। अचानक एक भयानक राइफल और मशीन गन की गोलीबारी के कारण मेरे सैनिक गिरने लगे। मैंने चिल्लाया, परंतु बाहर के प्रहार में रहने वाले लोग पहले ही सुरक्षित थे। मैं एक गोली छिद्र में गिर गया। कभी कभी दाएं बाएं चलने की कोशिश करता, लेकिन गोलियां अभेद्य बाढ़ बना देती थीं और सिर का प्रकट होना मृत्यु का कारण हो जाता। हम किसी को नहीं देख सके, फिर भी सभी में दिशाओं से दुख और दर्द की आवाजें आ रही थीं। उजड़े हुए जर्मन लाइनों में चलने का भ्रम केवल कुछ ही मिनटों में टूट गया। बार बार दोहराई गई बंडी की कहानी, जो अन्य इकाइयों के साथ मिलकर सीसे की ओलावृष्टि में आड़ ढूंढती पाई गई। उनमें से कई ने पाया कि जब वे खुद को हिला पाते और जर्मन लाइनों की ओर बढ़ते तो वे उस बारबेड वायर के छेदों में फंस जाते जो प्रारंभिक बाराज द्वारा खोले गए थे। यहां जर्मन मशीन गनरों ने इन ग्लानुमान बिंदुओं पर अपनी आग केंद्रित की और ढेरों आदमी मारे गए।
पूर्व सर्रे रेजिमेंट के कप्तान नेविल को अपनी खुदाई से बाहर आते समय फुटबॉल मारते हुए देखा गया था। उनके आदमी पास में थे। पूर्व सर्रे ने जर्मन लाइनों तक पहुंचने से पहले अक्षत बारबेड तार में फंस गए। नेविल को अंतिम बार उस समय देखा गया था जब वह तार को बाईपास करने का प्रयास कर रहे थे, जिसके दौरान उन्हें गोली मार दी गई थी। पूर्व सर्रे रेजिमेंट के उत्तरजीवियों ने फुटबॉल को बारबेड तार में उलझा दिया, जिसने उन्हें रोका था। पीएलएस बटालियन में, जहां सभी ने युद्ध से पहले एक दूसरे को व्यक्तिगत रूप से जाना था, दर्दनाक दृश्य अप्रत्याशित थे जब पुरुषों ने अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों को अपनी नजरों के सामने मारा जा देखा। 20वें बटालियन नॉर्थम्बरलैंड फ्यूजिलियर्स के निजी जे एलियट ने देखा कि इकाई के पाइपर के चाचा को उनके सामने मारा गया था और वह गोलियों से भरा मरोड़ और चिल्ला रहा था। एक लड़का घुटनों के बल बैठकर सिर पीछे फेंके हुए था। गोलियां चपेट में आ रही थीं। उसमें उसके शरीर से खूनी टुकड़े उड़ रहे थे। फिर भी खूनी नहावे के बावजूद सिर्फ संख्याबल के चलते ब्रिटिश सैनिक जर्मन लाइनों तक पहुंचे। हॉथॉर्न माइन के विस्फोट से भ्रमित मशीन गन टीम के नेता जर्मन अधिकारी आइचलर को और उनकी टीम को ब्रिटिश सैनिकों की आगमन के भयावह दृश्य का सामना करना पड़ा। एक आदमी ने बताया कि माइन के विस्फोट ने दोनों गन और टीम को उनके फायरिंग बे के तल में बिखरने का कारण बनाया। जब तक वे अपनी आग की स्थिति दोबारा शुरू करते, तब तक हमलावरों ने जर्मन स्थिति पर हमला कर दिया था और सिर्फ 20 मीटर दूर थे। गन ने 10 गोलियों के बाद अटक गई। रुकावट हटाने के बाद सिर्फ 10 गोलियां अटकने से पहले चलाई गई थीं। वापस आदेश दिया गया ईचलर गन को पकड़कर और अगले ट्रैवर्स में दौड़ते हुए। अंत में रुकावट हटाई गई और गन ने हमलावरों पर निशाना साधा, जो मर गए। ईचलर ने कहा, हमारे मशीन गनर और राइफलमैन ने चलाई हुई गोलियां उनकी बंदूकों की पंक्तियों में तूफान की तरह टकराईं। कुछ लोगों ने हमलावरों पर जो जमीन पर लेटे थे, हमारी परापेट से हाथ के ग्रेनेड फेंके। 1 मिनट में युद्धभूमि सुनसान हो गई। हमला अभी शुरू हुआ था और पहले ही घायलों की संख्या एक संख्या थी, नॉर्मस। पुरुषों की गति जर्मन प्रतिरोध के कारण धीमी हो गई और तोपखाना, जो उनके स्थान के आगे के जर्मन बलों को दबाने का इरादा था, उन्हें पीछे छोड़कर आगे निकल गई, उन्हें अकेला छोड़ दिया। फिर भी ब्रिटिश और फ्रेंच ने कुछ प्रगति होते हुए देखना शुरू कर दिया। 36वें उल्स्टर रेजिमेंट ने श्वाबेन रेडो को कब्जा किया, परंतु प्रतिकार हमलों के कारण दोपहर में वापस हटने पड़े। 32वें ने लाइप्जिग रेडो और 34वें डिवीजन ने लॉशनेगर क्रेटर को सफलतापूर्वक कब्जा किया। उत्तरी क्षेत्रों में ब्रिटिश 3वीं सेना ने गोमकोर की ओर हमला किया। इरादा यह था कि वे जर्मन ध्यान को 4वीं सेना द्वारा किए गए मुख्य हमले से हटाएंगे। यह पूरी तरह से असफल रहा, क्योंकि जर्मन मशीनगन टीमों ने सैकड़ों पुरुषों की हत्या की। यह तब हुआ जब जर्मन लाइनों के पास खोदी गई खाइयों का उपयोग किसी भी आदमी की भूमि पार करने की दूरी को सीमित करने के लिए किया गया था। कुछ क्षेत्रों में प्रगति केवल जर्मन तार द्वारा ही नहीं, बल्कि पिछले बाराज के ब्रिटिश शेल और मोर्टार बम के विस्फोट से भी रुक गई थी। जर्मन तोपखाने ने भूमि पार संवर्धन भेजने को असंभव बनाया। इससे पहले एक हिस्सा जर्मन खाई का कब्जा हो चुका था और बाद में दोपहर में एक जर्मन बमबारी के कारण अधिकांश प्रदेश को पुनः प्राप्त किया गया था। दिन के अंत में हर जर्मन की मृत्यु के लिए ब्रिटिश ने 6 लोगों की क्षति झेली थी। दक्षिण की ओर बढ़ते सामने की लाइन में जर्मन स्थितियां ब्रिटिश और फ्रेंच के आगे बढ़ने से ध्वस्त हुईं। ब्रिटिश 7वें और 21वें डिवीजन ने विरोध के बावजूद मेमिट्स को कब्जा किया, जिससे फ्री कॉर्प्स के गांव में जर्मनों को काट दिया गया और उन्हें यह सहयोगी सेनाओं को सौंपने पर मजबूर किया गया। पहले 18वें और 30वें डिवीजनों ने मोंटोबान गांव को सफलतापूर्वक कब्जा किया। सहयोगी लाइन के दक्षिण में आगे वेतन फ्रेंच इकाइयों को सोम नदी के दोनों ओर हमला करते समय काफी सफलता मिली। जर्मनों ने इतने दक्षिण में हमले की उम्मीद नहीं की थी और उनकी रक्षात्मक स्थितियां कम तैयार थीं। साथ ही हमले की तैयारी में फ्रेंच सेना की तोपखाना ने ब्रिटिश की तुलना में अधिक प्रभावशाली प्रदर्शन किया, जिसने कांटे वाले तार को भारी क्षति पहुंचाई। जर्मन लाइनों को तोड़ने में सफल होने के बाद फ्रेंच XXX कोर ने सोम के उत्तर में अपने पहले दिन का लक्ष्य प्राप्त किया और 2500 जर्मन कैदियों को पकड़ा।
फ्रेंच उपनिवेशी सेनाओं ने नदी के दक्षिण में अपने लक्ष्यों को पूरा करते हुए 3000 सैनिकों को पकड़ा। अधिक रक्तस्राव के कारण दोनों पक्षों ने अपने मरे हुए को वापस पाने के लिए संक्षिप्त युद्ध विराम करने में सहमति व्यक्त की। इस अप्रिय कार्य को देने वाले में से एक थे 25 वर्षीय लांस कॉर्पोरल रूपर्ट व्हाइटमन, 10वें रॉयल फ्यूजिलियर्स के। वे बाद में याद करते हुए वर्णन करते हैं, यह एक उल्टी आने वाला काम था। पहले पुरुष होने वाली चीजें गर्म सूरज में बहुत देर रहने के बाद सड़ रही थीं। निजी कागजात या पहचान डिस्क को हटाने का काम नहीं हुआ, न ही अंगों का सम्मानपूर्ण व्यवस्थापन हुआ। वे हमारे लिए माता के पुत्र नहीं हैं, वे सिर्फ चीजें थीं, व्यक्तित्व के बिना, जिन्हें संभवतः सबसे कम समय में दृश्य से हटाया जाना था। व्हाइटमैन जैसे कई पुरुषों ने अपनी भयानक कार्य को निभाते समय अपने तंत्रिकाओं को शांत करने और मरे साथियों की गंध को महसूस करने के लिए सिगरेट पीने लगे। फील्ड मार्शल हैक के कमांडर उनके मुख्यालय में फ्रंट लाइन पर हो रही घटनाओं की सच्चाई को समझने में कठिनाई महसूस कर रहे थे। वे दिन के अनुसार लक्ष्य प्राप्त नहीं करने जा रहे थे, इसलिए अगले दिन के लिए आगे बढ़ने के आदेश दिए गए थे। जर्मन इसी दौरान अपने प्रमुख प्रतिक्रियात्मक हमले की तैयारी में लगे थे। उन्होंने इसे देर शाम के लिए निर्धारित किया था, लेकिन इसे अगली सुबह तक स्थगित कर दिया गया। हालांकि 1 जुलाई 1916 के अंत में किसी को भी अभी अभी हुई दुर्घटना के विशाल पैमाने का अनुमान नहीं लगाया जा सकता था। ऐसे एक अल्प दिन की प्रगति के लिए हताहत संख्याओं की सराहना बाद में ही होगी। दक्षिण में फ्रांसीसियों ने 1500 ज्यादा पुरुषों की मृत्यु और 5500 घायलों का सामना किया। वहीं जर्मनों ने 12000 पुरुषों की मौत, पकड़े जाने या घायल होने का सामना किया, लेकिन ब्रिटिश ने एक चौंकाने वाले 57,470 हताहतों का सामना किया, जिनमें से 19,200 की मौत हो गई थी। यह था और ब्रिटिश सेना के इतिहास में सबसे घातक दिन बना रहा। संदर्भ के लिए 2022 में ब्रिटिश सेना की पूरी ताकत 70,380 पूर्ण समय कर्मचारियों पर खड़ी है। हालांकि भविष्य में ऐसा खूनी दिन नहीं होगा, लेकिन पहले भयानक हमले के जीवित लोगों के लिए यह युद्ध समाप्त करने का आरंभ था। जर्मन के प्रतिक्रियात्मक हमलों को रोकने के बाद अतिरिक्त सहयोगी हमलों के परिणाम स्वरूप 13 जुलाई तक अधिक 25,000 घायल हो गए। सोम की लड़ाई एक श्रृंखला की तैयार लड़ाइयों में बिगड़ गई, जिसके उद्देश्य थे जर्मनों को कमजोर करना और हेग के द्वारा सोचे गए ब्रेक थ्रू की अनुमति देना। 14 जुलाई को 4 ब्रिटिश डिवीजनों ने सूर्योदय पर लंगविले ब्रिज पर हमला किया, जिसका पूर्ण समर्थन ब्रिटिश सैनिकों ने किया। खेल बदलने वाला यह ब्रिटिश का गुप्त हथियार था, टैंक। जर्मनों के पास इन धातुमय गोलियात को रोकने की साधन थोड़े थे जो उन्हें ध्वस्त कर रहे थे, और वे जर्मन रेखाओं के पीछे 1.5 मील आगे बढ़े थे जब तक उन्हें वापस हटना नहीं पड़ा। एक अप्रत्याशित शानदार प्रदर्शन जो नहीं निर्मित था। सोम इलाके में हुए भारी नुकसान को देखते हुए ब्रिटिश इकाइयों में छोड़ी गई जगहों को भरने की जल्दबाजी थी। कई पाल्स बटालियनों ने संख्याओं को खेल के रूप में लेते हुए अपने स्थानीय समुदायों के बजाय महान ब्रिटेन के विभिन्न हिस्सों से आने वाले पुरुषों का सहयोग पाया। इन भर्तियों को अपनी पंक्तियों में एकीकरण करना, खासकर जब उनमें से कई अब कठोर योद्धा बन चुके थे, कठिन पाया। इसके अलावा गैर स्थानीय पुरुषों ने देखा कि नई इकाइयों की क्षेत्रीय पहचानों को धीरे धीरे नष्ट किया गया और वे सामान्य इकाई बन गई। 18 नवंबर 1916 को सर्दी का मौसम फ्रांस की दिशा में बदल चुका था। हेग ने अगले हमले रोकने का निर्णय लिया। उन्होंने सोचा बहुत कुछ हो चुका था। सहयोगी देशों ने केवल 7 मील आगे बढ़ा था, जो कि एक बड़ी उपलब्धि नहीं थी। हालांकि जर्मनों को 4,50,000 मामूली चोटें लगी थीं। इसके बदले में ब्रिटिश साम्राज्य को 420 और फ्रांस को 2 लाख से अधिक घाव लगे थे। हालांकि लाभ बहुत कम था, लेकिन जर्मनों की लागत और वर्दन के पतन की रोकथाम के कारण सोम को सहयोगी देशों की जीत माना गया।
हालांकि यह विशेष रूप से ब्रिटिश लोगों को पराजय के रूप में ही चुभा है।